मंजरी मनोज और माधवी की इकलौती संतान थी। इकलौती होने के कारण बचपन से ही वो मम्मी पापा के बहुत करीब रही थी। धीरे धीरे समय बीता और मंजरी एक छोटी बच्ची से नवयुवती बन गई। मंजरी के माता पिता को अब उसके लिए एक अच्छे लड़के की तलाश थी, लेकिन मंजरी शादी ही नहीं करना चाहती थी। क्या बात है मंजरी बेटा, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? तुम्हारी उम्र की लड़कियों की शादियां हो रही है और एक तुम हो जो कोई भी रिश्ता आता है तो शादी के लिए साफ मना कर देती हो। नहीं पापा, मैं शादी नहीं करना चाहती। माँ पहले ही बीपी की मरीज है और रिटायरमेंट के बाद से आपकी भी तबीयत कुछ सही नहीं रहती। अगर मैं भी शादी करके चली गई तो आप लोगों का ध्यान कौन रखेगा? और मैं जानती हूँ कोई भी लड़का ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा कि शादी के बाद मैं ससुराल वालों की जगह अपने माता पिता का ख्याल रखूं। इसलिए मुझे शादी ही नहीं करनी। अरे बेटा, ये तो दुनिया की रीत है। हर लड़की को शादी करके अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। कभी हम भी तो अपने माता पिता को छोड़कर शादी करके इस घर में आ गए थे। उसके बाद यही घर मेरा घर अपना हो गया। तुम्हारे पापा के साथ इसी घर में रहते हुए मेरा पूरा जीवन निकल गया। इसी तरह तुम्हें भी शादी करके अपनी गृहस्थी बसानी चाहिए। लेकिन मम्मी, आप दोनों का क्या? मैं ऐसे कैसे शादी करके अपनी जिंदगी जीने के लिए चली जाऊं, जबकि मैं जानती हूँ कि मेरे अलावा आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कल को आपकी देखभाल कौन करेगा? अगर बुरे वक्त में आपको किसी की जरूरत होगी तो आप कहाँ जाएंगे? बेटा तुम एक दो लड़कों से मिलकर देखो तो सही। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। हो सकता है हमें कोई तुम्हारी पसंद का लड़का ही मिल जाए जिससे तुम्हारे मायके आने जाने और मिलने जुलने में कोई दिक्कत ना हो। अगर ऐसी बात है तो ठीक है पापा, आपके कहने से मैं लड़कों को मिलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी शर्त याद रखिएगा, मैं जिससे भी शादी करूंगी उसका घर यानी कि मेरा ससुराल हमारे घर के आसपास ही होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि वो कभी भी मुझे मेरे माता पिता से मिलने जुलने या उनकी देखभाल करने के लिए रोकेगा टोकेगा नहीं। अगर उसे शर्त मंजूर होगी तभी मैं शादी करूंगी। मंजरी की बताई हुई शर्तों को दिमाग में रखते हुए मनोज जी एक के बाद एक कई लड़के देखते हैं, लेकिन कोई भी मंजरी की शर्तों को पूरी करने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक दिन मंजरी के लिए समर नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। समर अपने माता पिता के साथ मंजरी को देखने के लिए उनके घर आता है। आपकी बिटिया हमें बहुत पसंद है। भाई साहब, आप बस जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा लीजिए। वैसे तो मुझे इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आंटी जी, शादी से पहले मैं अपनी बात आपके सामने साफ साफ रखना चाहती हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से अपने मम्मी पापा का ख्याल रखने के लिए परमिशन लेना चाहती हूँ। मेरा घर आपके यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की ही दूरी पर है, तो मैं चाहती हूँ कि दिन में मैं कुछ समय अपने मम्मी पापा के साथ भी बिता सकूँ, ताकि उन्हें कभी भी अकेलेपन का एहसास ना हो। मानना पड़ेगा भाई साहब, बहुत ही संस्कारी और गुणी बेटी है आपकी। आजकल के ज़माने में कौन अपने माता पिता से इतना प्रेम करता है कि अपनी शादी से ज़्यादा इसे अपने मम्मी पापा की चिंता हो रही है। और इतने प्यार करने वाले बाप बेटी के बीच में आने वाले हम कौन होते हैं जी? तुम चिंता मत करो बेटा, हम तुम्हें कभी भी तुम्हारे मायके जाने से रोकेंगे नहीं। ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ है और हर बच्चे को अपने माता पिता के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाना ही चाहिए। हम समझते हैं कि भाई साहब का तुम्हारे अलावा और है ही कौन। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मंजरी बहुत खुश हो जाती है और तुरंत शादी के लिए हाँ बोल देती है। दोनों तरफ से हाँ होने के बाद जल्दी ही समर और मंजरी की शादी हो जाती है और मंजरी शादी करके समर के यहाँ पहुंच जाती है। समर भी अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। उसके पिता ब्रिजेश 2 साल पहले ही रिटायर हो चुके थे, इसलिए पूरे परिवार में वो इकलौता कमाने वाला था और उसके ऊपर ही सबकी जिम्मेदारी थी। शादी के कुछ दिन बाद, समर, आप एक कार्ड मुझे भी दे दीजिए। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं खुद बाजार जाकर खरीद सकती हूँ। मुझे बार बार आपसे मांगना अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड तुम रख लो, लेकिन थोड़ा समझदारी से खर्च करना। हाँ? मतलब क्या है तुम्हारा समर? मैं कोई फिजूल खर्ची करती हूँ क्या? इतनी समझ तो मेरे अंदर भी है कि कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं। ठीक है, अगर नहीं देना है तो मत दो, लेकिन प्लीज़ ऐसे टॉन्ट तो मत दो। अरे मैं टॉन्ट नहीं मार रहा था, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा छोड़ो ये सब, लो रख लो कार्ड। कुछ दिन बाद समर अपने 3 दिन के ऑफिशियल टूर पर जाता है। अपनी नई नवेली दुल्हन को घर पर छोड़कर जाने के कारण टूर पर उसका मन नहीं लग रहा था। मैं 3 दिन के लिए पुणे आ गया और वहाँ मंजरी अकेली पड़ गई होगी। वहाँ से वापस आने के बाद,
अरे मम्मी, मंजरी कहाँ है? उसे बोलो जरा एक कप चाय बना दे। अरे बेटा, वो तो अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई है। आजकल ना हर रोज वो शाम के समय अपने मायके चली जाती है और फिर सुबह लौट कर आती है। सुबह से शाम यहाँ रहती है, फिर उसके बाद शाम से लेकर अगले दिन सुबह तक अपने मायके। वो सब तो ठीक है मम्मी, लेकिन मैंने उसे बताया था कि आज मैं लौट कर आने वाला हूँ, तो उसे आना चाहिए था ना। और ये क्या है, सुबह ससुराल रात में मायके? देख बेटा, अब मैं तो कुछ कहती नहीं हूँ। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। हो सकता है मायके में कुछ इमरजेंसी हो, उसके मम्मी पापा की तबीयत खराब हो या कोई और बात हो जिसकी वजह से वो रोज मायके जा रही है। अब मैं सास हूँ तो मुझे वो हर बात इतनी सहजता से तो बता नहीं पाएगी ना, इसलिए मैंने ज्यादा पूछताछ करना भी जरूरी नहीं समझा। अब तू आ गया है ना, तू पूछ लेना। चल तू ऐसा कर, फ्रेश हो जा, मैं चाय बना देती हूँ तेरे लिए। समर की माँ सीता उसके लिए चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मैं वहाँ 3 दिन से ये सोच सोच कर परेशान था कि मैं अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर ऑफिस टूर पर आ गया हूँ। वो बेचारी मेरे बिना अकेले परेशान हो रही होगी। वापस जाऊंगा तो हम साथ में ढेर सारा टाइम स्पेंड करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे और बाहर घूमने भी जाएंगे। और यहाँ मेरी बीवी को मेरी पड़ी नहीं है। उसने तो मुझसे मिलना तक जरूरी नहीं समझा, बल्कि अपने मायके जाकर बैठी है। अकेले में चाय पीते हुए समर के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन फिर भी समर ने अपने मन से नकारात्मक ख्यालों को झटक दिया और सफर की थकान मिटाने के बाद जल्द ही खाना खाकर वो अपने बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन सुबह, अरे आप आ गए, कैसा रहा आपका सफर? चलो, कम से कम मैं तुम्हें याद तो हूँ। मुझे तो लगा मायके जाकर तुम भूल गई कि तुम्हारा एक पति भी है जो 3 दिन से शहर के बाहर गया हुआ है। अरे आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको भूल गई? मैंने तो आपको बहुत मिस किया। अच्छा आप रेडी हो जाओ, आज हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। मंजरी, अब तो मुझे ऑफिस जाना है, शाम को मिलते हैं। तुम बढ़िया सी वाली कॉफी बनाकर तैयार रखना। पन्ना लाल के पकोड़े मैं लेकर आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, आप समय से आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। समर शाम को जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था, लेकिन फिर भी ऑफिस से निकलते हुए समर को 1 घंटा लेट हो जाता है। वो जल्दी जल्दी पकौड़े पैक कराता है और एक हाथ में पकौड़े और दूसरे हाथ में फूलों का गुलदस्ता छिपाए खुशी खुशी घर में घुसता है। मंजरी, देखो मैं आ गया, जल्दी से कॉफी बना लाओ। अरे बेटा, मंजरी तो काफी देर से तेरा वेट कर रही थी। आधे घंटे पहले ही अपने मायके के लिए निकली है। बोल कर गई है कि सुबह आ जाएगी। माँ की बात सुनकर समर गुस्से में फूल ले जाकर अपने कमरे में पटक देता है और परेशान होकर सोफे पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद, बेटा ये ले कॉफी, कुछ और चाहिए तो बोल दे, तू रेस्ट कर, मैं खाना बना रही हूँ। गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो समर ने देखा कि उसके माँ के चेहरे की रंगत कुछ उड़ी हुई सी दिखाई दे रही थी। क्या बात है माँ, आपके चेहरे का रंग कैसे उड़ा हुआ है? कुछ हुआ है क्या? पता नहीं बेटा, आज सुबह से ना बार बार चक्कर से आ रहे हैं, अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे मम्मी, तो आपने मंजरी को जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है तभी आप काम कर रही हो। अरे बेटा, मुझे उसे रोकना ठीक नहीं लगा। काम का क्या है, काम तो हो ही जाता है। समर माँ को सोफे पर बिठाकर जल्दी से शुगर मशीन लाकर उनकी शुगर चेक करता है। माँ, आप अपनी दवाइयाँ समय से नहीं खा रही हो। आपका शुगर तो बहुत हाई है, आप आराम करो, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। समर माँ को बिस्तर पर लिटा देता है और खुद जाकर खाना बनाने लगता है। मम्मी देखो, मैं राशन का सामान लेकर आ गई हूँ, जरा देख लीजिए, कुछ छूट तो नहीं रहा है ना? अरे बेटा, क्या जरूरत थी तुझे राशन लेकर आने की? तेरे पापा तो महीने की 1 तारीख को ही पूरे महीने का राशन ले आते हैं। मम्मी पापा को मना कर दो, आपसे उन्हें बाजार से कुछ भी खरीद कर लाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ दे जाया करूंगी। अरे बेटा, पर तू क्यों लाएगी? मुझे सरकार से अच्छी खासी पेंशन मिलती है और इतने रुपयों में मैं आराम से अपना खर्च चला सकता हूँ। तुझे कुछ भी लाने की कोई जरूरत नहीं है। पापा आप ऐसे बिहेव क्यों करते हैं जैसे मैं आपकी बेटी नहीं कोई मेहमान हूँ? क्या ये घर मेरा नहीं है? क्या मेरा आप दोनों के लिए कोई फर्ज नहीं है? क्या हो जाएगा अगर मैं घर के लिए कुछ ले आऊंगी? और आप अपने पैसे बचा कर रखो, बुरे वक्त में काम आएंगे। अरे बेटा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मम्मी पापा के लाख मना करने के बाद भी कभी मंजरी घर का राशन ले आती तो कभी फल और सब्जियां। इधर मंजरी की सास सीता का शुगर हाई रहने लगा था, जिसके कारण समर ऑफिस में भी काम में मन नहीं लगा पा रहा था। कुछ देर में वो अपनी माँ को फोन करके उनकी तबीयत पूछता। मम्मी, तबीयत कैसी है आपकी? दवाई खाई आपने? हाँ बेटा, मैंने दवाई खा ली है। तू ना मेरी चिंता छोड़ दे और अपने काम में मन लगा।
अच्छा, आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहना, नहीं तो फिर से शुगर बढ़ जाएगा। डॉक्टर ने कहा है कि अगर अब शुगर ज़्यादा हाई हुई ना तो फिर दवाइयों से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और फिर हर रोज़ इंसुलिन लेना पड़ेगा। अरे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, तू चिंता मत कर बेटा। अच्छा मम्मी, ज़रा मंजरी से मेरी बात करा दीजिए, मैं उसे आपकी दवाइयाँ समझा देता हूँ। बेटा मंजरी तो घर में नहीं है, कहीं बाहर गई है। क्या बाहर गई है? अच्छा ठीक है, मैं उसके मोबाइल पर कॉल करता हूँ। 5 महीने होने को आए हमारी शादी को, लेकिन इस लड़की के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसा लगता है इसे मैं और मेरे घर में रहने वाले दिखाई नहीं देते। शादी करके मानो एक फॉर्मेलिटी पूरी की है इसने। हर रोज़ शाम को मेरे घर पहुंचने से पहले ये मायके चली जाती है और सुबह मेरे ऑफिस जाने के समय लौट कर आती है। ना तो मंजरी घर के किसी भी काम में माँ का हाथ बटाती है, ना ही उसे पत्नी होने के किसी भी धर्म का एहसास है। इतना ही नहीं, वो मेरे साथ इतना समय भी नहीं बिताती कि कभी हम साथ में बैठकर चाय पिए, गपशप करें। मंजरी, मैंने आज शाम के लिए डेजल रेस्टोरेंट में हम दोनों के लिए एक टेबल बुक की है। शाम को तैयार है ना? हम डिनर पर चलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं रेडी रहूंगी। और इसके बाद ना आप मुझे मम्मी के यहाँ छोड़ देना। मंजरी की बात सुनकर समर का मन उखड़ गया था। मंजरी, कभी तुम मुझसे मेरी पत्नी बनकर भी तो बात कर सकती हो ना, कि नहीं? हर बात में तुम्हारे मम्मी पापा और माँ का बीच में आ ही जाता है। 5 महीने हो गए हमारी शादी को, सोच कर बताओ हमने साथ में कितना समय बिताया है। देखो समर, मैंने कभी आपको इग्नोर नहीं किया, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकती। ये बात मैंने शादी के समय ही बता दी थी। मैं पूरा दिन तो घर में ही रहती हूँ, बस शाम को मम्मी पापा से मिलने आ जाती हूँ। समर बहस करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मंजरी की बातों का जवाब नहीं देता। शाम को समर मंजरी को अपने साथ डिनर पर ले जाता है। प्लीज वेटर को कहो ना खाना जल्दी लाए, मुझे लेट हो रहा है। लेट हो रहा है मतलब? वो मैंने मम्मी पापा के लिए भी बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया है। एक्चुअली जब तक मैं घर नहीं जाऊंगी ना, वो दोनों खाना भी नहीं खाएंगे। आदत है ना उन्हें मेरे साथ ही डिनर करने की, इसलिए। अच्छा ठीक है, वेटर थोड़ा जल्दी खाना लगाओ। समर के कहने पर वेटर खाना लगा देता है। खाना खाने के बाद मंजरी गाड़ी रास्ते में ही रुकवाकर अपने मायके चली जाती है। समर देखता है कि मंजरी ने अपने पर्स के अलावा एक बैग भी हाथ में पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वो मंजरी से कोई सवाल नहीं करता। मायके पहुंचकर, मम्मी देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। अरे बेटा ये क्या ले आई, इसकी क्या जरूरत थी? घर में कितने शो पीस पहले से लगे हुए हैं। मम्मी ये इम्पोर्टेड बुद्धा स्टैचू है, पूरे 4000 में लाई हूँ। इसे आप ना लिविंग रूम में रखना। अरे बेटा तेरी शादी हो गई है, मुझे तेरा इस तरह से बेमतलब का खर्च करना कुछ ठीक नहीं लगता। क्या ज़रूरत थी तुझे बाहर से खाना ऑर्डर करने की, जबकि मैं खाना बना चुकी थी। अभी पिछले हफ्ते ही तू नए पर्दे लेकर आई थी और आज ये शो पीस उठा कर ले आई। मम्मी अगले हफ्ते पापा का बर्थडे है और मैं पापा के बर्थडे पर एक शानदार पार्टी देने वाली हूँ। बस समझ लो उसी की तैयारी कर रही हूँ। और ये सब मैं अपने मन से नहीं लाई हूँ, आपके दामाद ने ही भिजवाया है। माँ के मना करने पर भी मंजरी अपनी माँ की एक बात नहीं सुनती और पापा के जन्मदिन की तैयारी में जी जान से जुटी रहती है। इधर जब भी समर दिन के समय उससे बात करने के लिए फ़ोन करता, वो बाजार में हूँ कहकर फ़ोन काट देती। ये मंजरी हर रोज़ बाजार जाती रहती है, आखिर ऐसा क्या लेना रहता है इसे? पिछले महीने भी मैंने उसके क्रेडिट कार्ड का 20,000 का बिल भरा था। अब ये फिर से रोज़ रोज़ बाजार जाकर न जाने क्या खरीदती है और कभी घर में लाकर दिखाती भी नहीं कि क्या खरीद कर लाई। उस रोज़ शाम के समय जब समर घर पहुंचा तो मंजरी अभी अपने मायके के लिए निकली ही नहीं थी। मंजरी ज़रा चाय बनाकर ले आना और यहाँ आओ बैठो, तुमसे बात करने के लिए मैं आज ऑफिस से जल्दी आया हूँ। बोलो समर, क्या बात है? मंजरी मैं लगभग हर महीने तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का बिल भर रहा हूँ, आखिर कहाँ खर्च कर रही हो इतना पैसा? समर, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई फिजूल खर्च कर रही हूँ? मैं तुम्हें यूं ही पैसे उड़ाने वाली लड़की नजर आ रही हूँ क्या? देखो बात को घुमाओ मत मंजरी, जो मैंने पूछा उसका सीधा सीधा जवाब दो। आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि मैं आपके ऊपर बोझ बन गई हूँ? देखो अगर मुझे 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा तो मुझे आपका ये कार्ड नहीं चाहिए। मैं अपने पापा से पैसे लेकर भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ। जैसे उन्होंने आज तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, वो आगे भी कर सकते हैं। बस मुझे लगा अब मेरी शादी हो गई है, शायद मेरा पापा से पैसे मांगना आपको अच्छा ना लगे, इसलिए मैंने आपसे कार्ड मांगा था। लेकिन अगर आपको ऐतराज़ है तो कोई बात नहीं, ये लीजिए आपका कार्ड। आज के बाद मेरा आपके कार्ड से कोई वास्ता नहीं है। बेकार की बातें मत करो मंजरी, मैं तुम्हें कार्ड देने या तुम्हारे खर्च उठाने से मना नहीं कर रहा हूँ।
मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम पैसे कब और कहाँ खर्च कर रही हो। और अब तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझे बताओ, पापा से पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। समर और मंजरी में बहस चल ही रही थी, तभी सीता वहां आ जाती है। समर बेटा, क्या बात है, आज महीनों बाद तुम दोनों को साथ बैठा देख रही हूँ मैं तो खुश थी कि आज बेटा बहू साथ में समय बिताएंगे, लेकिन तुम दोनों तो प्यार की जगह झगड़ा कर रहे हो। क्या बात हुई है, कुछ बताओगे? साथ में बैठने के लिए आपकी बहू के पास समय ही कहाँ है। वो तो इस घर की मेहमान है जो शाम होते ही अपने घर लौट जाती है। देख लिया आपने मम्मी जी, जब पति ऐसा रूखा व्यवहार करेगा, बात बात पर ताने मारेगा, तो कौन सी पत्नी प्यार से साथ में बैठना चाहेगी। अब जानना चाहती है ना हमारा झगड़ा क्यों हो रहा है? मैं बताती हूँ आपको। समर जानना चाहते हैं कि मैं कब, कहाँ, कितना खर्च करती हूँ। इन्होंने शादी के बाद मुझे खर्च करने के लिए एक कार्ड दिया था, आज उसी कार्ड को लेकर मुझसे झगड़ रहे हैं। बेटा, पैसा कभी भी रिश्तों से बढ़कर नहीं होता। पैसों की खातिर कभी अपने रिश्ते में कोई दरार मत आने देना। वादा कर, आज के बाद तू फिर कभी बहू से पैसों का हिसाब नहीं लेगा। बेटा, वो तेरी जीवन संगिनी है, उस पर भरोसा करना सीख। मम्मी, आप भी मुझे गलत समझ रही है। मैं झगड़ नहीं रहा हूँ, बस जानना चाहता हूँ कि आखिर कार्ड का पैसा जा कहाँ रहा है। मुझे बिल भरने में दिक्कत हो रही है, आप लोग समझ रहे हैं। माँ को पत्नी की तरफदारी करते देख समर अपनी बात को अधूरा छोड़कर वहां से उठकर चला जाता है। अगले दिन शाम को मंजरी के पापा का जन्मदिन था, इसलिए समर भी जन्मदिन में शामिल होने के लिए अपने ससुराल गया हुआ था। मम्मी जी, क्या बात है, घर की तो एकदम रंगत ही बदल गई है। शादी के समय तो कमरा ऐसा नहीं लग रहा था। हाँ बेटा, आपकी पसंद ही इतनी बढ़िया है कि घर को तो चमकना ही था। मैं कुछ समझा नहीं मम्मी जी, अब कहना क्या चाहते हैं? अरे बेटा, सब आपका ही भेजा हुआ सामान है, उसी से घर एकदम चमक गया है। मेरा भेजा हुआ? अरे ये इतने महंगे महंगे डेकोरेशन आइटम, रेशमी पर्दे और 50 इंच का टीवी, सब आप ही का तो दिया हुआ है। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो आपको ये सब गिफ्ट नहीं किया। किसने कहा कि ये मैंने आपको गिफ्ट किया है? अरे बेटा, मंजरी तो हर बार यही कहकर सामान देकर जाती है कि समर जी ने भिजवाया है, और हमारे मना करने पर कहती है कि अगर हम नहीं लेंगे तो आपको बुरा लगेगा। मंजरी, मंजरी! हाँ समर, क्या बात है? तो मेरे क्रेडिट कार्ड से ये कर रही हो तुम? यहाँ के पर्दे, चादर, डेकोरेशन, टीवी सब बदल दिया तुमने 5 महीने में। सही कहा ना? हाँ, तो क्या हो गया, मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ ले नहीं सकती क्या? बिल्कुल ले सकती हो मंजरी, लेकिन फर्ज क्या सिर्फ मायके के लिए होते हैं? ससुराल के लिए तुम्हारा कोई फर्ज नहीं? समर बेटा, जाने देना, ये सही मौका नहीं है इन सब बातों के लिए। नहीं मम्मी, मैं जो भी कहूंगा सबके सामने कहूंगा। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं जिसके लिए मुझे शर्मिंदगी होगी। तुम्हें अपने मायके की इतनी चिंता है कि तुमने मुझे पूछना तो दूर, बताना भी जरूरी नहीं समझा कि तुम कब और क्या खरीद रही हो। जरूरत के समय मदद करना अलग बात है मंजरी, और बिना बात बेवक्त मायके में सामान पहुंचाना अलग। जरूरत के समय मदद करने के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे समझा सकती हो कि इन महंगे पर्दों और 50 इंच के टीवी की यहाँ ऐसी कौन सी जरूरत थी? टीवी तो तुम्हारे घर में पहले भी था। चलो खरीदा तो खरीदा, एक बार पति से उसके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में तो पूछ लेना चाहिए था। मैं इतनी दिक्कत से अपना घर चला रहा हूँ, 3 महीने से मकान के लोन की किस्त नहीं दे पा रहा हूँ। मेरा हाथ इतना तंग चल रहा है और ये पैसे उड़ा रही है। आप बताइए मम्मी जी, आपकी बेटी दोनों हाथों से खुला खर्च कर रही है और मुझ पर बैंक वाले लोन देने के लिए हर रोज दबाव डाल रहे हैं। क्या ये सही है? मैंने इससे कई बार जानने की कोशिश की कि आखिर ये पैसों का कर क्या रही है, लेकिन ये हर बार झगड़े के मूड में आ जाती है, क्योंकि उसे मुझे सच बताना नहीं था। हर रोज शाम होते ही ये मायके आ जाती है। क्या इसके ऐसा करने से हमारी शादी टिक पाएगी? मैं ऑफिस से आता हूं तो ये कभी मुझे घर में नहीं दिखाई देती। मेरे साथ समय बिताना तो दूर, इसने तो न जाने कब से साथ बैठकर चाय तक नहीं पी है। मैं मानता हूं, मैंने कहा था तुम अपने मम्मी पापा का ख्याल रख सकती हो, लेकिन ऐसे रोज रात मायके बिताने से तो हमारी शादी चल ही नहीं पाएगी। मेरी माँ की शुगर इतनी हाई चल रही है आंटी जी, लेकिन फिर भी वो तीनों टाइम का खाना बना रही है। उनके पास भी तो कोई नहीं है जो उनका ध्यान रखे। दोपहर में भी ये ज्यादातर बाजार में घूमती रहती है। ससुराल के प्रति कोई जिम्मेदारी है ही नहीं इसकी। आपकी बात बिल्कुल सही है बेटा। मंजरी, आज के बाद तुझे मायके में रोज रोज आने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी शादी हो गई है, अब अपना घर संभाल, और ईश्वर की कृपा से हम स्वस्थ हैं।
अगर कोई परेशानी होगी तो हम खुद तुझे बुला लेंगे, लेकिन अभी हमें नहीं, बहन जी को देखभाल की जरूरत है। और बेटा, पेंशन इसीलिए मिलती है कि इंसान अपना बुढ़ापा खुददारी से बिता सके। आज के बाद हमारे नहीं, अपने पति की मदद करने की कोशिश करना। माँ की बात सुनकर मंजरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो समर से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगकर ससुराल वापस चली जाती है। नेहा ने अपनी जेठानी की एनिवर्सरी पर एक बहुत ही शानदार पार्टी रखी थी। जेठानी के लिए देवरानी के इस प्यार की तारीफ करते लोग थक नहीं रहे थे। तभी नेहा सामने की स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाती है जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। बड़ी सावित्री बनती थी और ये है इनकी असलियत, देख लो। समाज के सामने ज्ञान और पीछे स्विमिंग पूल में स्नान। ये कैसे कपड़े पहने हैं बहू तूने? बंद करो टीवी, बंद करो। कोई पार्टी नहीं हो रही यहाँ। आप लोग अपने घर जाइए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पर टीवी स्क्रीन पर ऐसा क्या दिखाया गया था और कौन थे ये लोग, तो जानने के लिए शुरू करती हूँ आज की कहानी, जो शुरू होती है प्रियंका के ससुराल से। अपने कमरे में बैठी प्रियंका अपनी माँ से काफ़ी देर से फ़ोन पर बात करती हुई अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। तुम तो गवाओ मम्मी, क्या चढ़ाया था इन लोगों ने शादी में मुझे। फूंक से उड़ जाए ऐसे हल्के गहने, और इस नेहा को भर भर कर गहने दिए गए। 4 फुल शीट, वो भी इतनी महंगाई में, और डायमंड के बूंदे अलग से। पर उससे भी इनका जी नहीं भरा तो इसे थाईलैंड हनीमून पर भेज दिया। 5 दिन पहले तो आई है महारानी, और अब मम्मी जी के साथ बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है। अरे तू क्यों परेशान होती है पगली, यही तो मौका होता है घर में ऊंचे बड़े बनने का। पहले तो इकलौती बहू थी तू, कितना भी अच्छा कर लेती, किसी के नज़रों में नहीं आता। पर अब तुझे ना इस अच्छे बनने की होड़ में नहीं पड़ना बेटा। बस एक काम करना, हर काम में अपने देवरानी को नीचा दिखाना है। तेरा हो गया काम। अरे वाह मम्मी, क्या आइडिया दिया। जब खुद आगे ना बढ़ सको तो दूसरे को नीचे गिरा दो। अब देखना आपकी बेटी क्या कमाल करती है। और प्रियंका, जो अब तक नेहा से चिढ़ी बैठी थी, बाहर जाकर उसे ज्वाइन कर ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर देती है। दिखा दिखा नेहा, क्या क्या लिया तूने? ये मेरे लिए पिंक कलर की साड़ी, ये सुनील जी के लिए ब्लेज़र, और ये मम्मी जी के लिए ब्लू कलर की साड़ी। अभी थोड़ी शॉपिंग बाकी है भाभी। पसंद तो तेरी अच्छी है नेहा, पर माँ के लिए नीली साड़ी। तुझे पता होना चाहिए माँ की कुंडली में राहु दोष है। उसमें अगर उन्होंने नीले रंग के कपड़े पहन लिए, भगवान ना करे, मुझे नहीं लगता उसके बाद वो अपने पोते पोतियों का चेहरा भी देख पाएंगी। क्या मेरी कुंडली में राहु का दोष है? और आज तक मुझे पता ही नहीं था। ऐसे ही आपको शुगर बढ़ा रहता है। ये सब बात कर मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी मम्मी जी। वैसे आप टेंशन मत लीजिए, मैंने उपाय करवा दिया है। पर छोटे मोटे प्रिकॉशन हैं, वो तो आपको लेने ही पड़ेंगे। और हाँ नेहा, मेरे लिए ना कुछ शॉपिंग मत करना। अभी शादी में पहले इतना खर्च हुआ है, मैं इन पर ना और बर्डन नहीं डालना चाहती। बात तो बिल्कुल सही कर रही है बहू तू। अरे बंद कर ये सब नेहा, कुछ नहीं लेना हमें। अपनी सास के सामने अच्छा बनकर प्रियंका किचन में आ जाती है। मानना पड़ेगा इस नेहा को, क्या धांसू सेल में कपड़े ले रही थी। मैं अपने लिए जल्दी से 2-4 कपड़े ऑर्डर कर लेती हूँ। अपने लिए 4-5 कपड़े ऑर्डर करने के बाद प्रियंका का जी कुछ खाने को करता है। एक काम करती हूँ, प्याज के पकौड़े बना लेती हूँ। वैसे भी सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, अपने हिसाब से बनाऊंगी और कमरे में जाकर खा लूँगी, यही सही है। पकौड़े खाकर प्रियंका पहले ही पेट भर लेती है। अब रात का खाना खाने को उसके पेट में जगह ही नहीं बचती। रात को नेहा सभी के लिए आलू प्याज की सब्जी बनाती है। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए प्रियंका कहती है, प्याज प्याज बना लिया नेहा तूने? बताओ ये आजकल के बच्चे। माना तुझे प्याज पसंद है, पर शादी के बाद कम से कम 1.25 महीना तो रुक जाती। अब बच्चों ने तो गलती कर दी, मैं नहीं कर सकती। तुम लोग खाओ, मैं आज कुछ नहीं खाऊंगी। ये हुई ना बात, पेट तो मेरा ऐसे ही भरा हुआ है। अब सबके सामने ना खाकर अपनी इमेज अच्छी कर लूँगी। भाभी ठीक कह रही है नेहा, हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, कुछ चीज़ें तो ध्यान में रखनी चाहिए। मैं भी ये सब्जी नहीं खाऊंगा। भाभी आप मुझे अचार ला दो। अब तक नेहा के लिए जो ससुराल मायके से भी अपना था, आज उसी ससुराल में उसे पराया सा महसूस हो रहा था। नेहा को सबकी नज़रों में गिराने के लिए प्रियंका इसी तरह उसे हर वक्त बड़े प्यारे तरीके से नीचा दिखाती रहती। अगली सुबह, पता है मम्मी जी, मुझे तो ये घूमना धामना बिल्कुल भी सही नहीं लगता। बेकार में पैसे खर्च होते हैं।
पर कल ही मैंने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था जब हम बाहर घूमकर आते हैं तो हमारे शरीर में बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे ना बीमारी का खतरा 80% तक कम हो जाता है। ये तो बेचारे हमेशा काम में ही लगे रहते हैं, न जाने कब इन्होंने आखिरी छुट्टी ली थी। इसलिए मैं तो सोच रही हूँ कि ये और मैं कहीं घूम कर आ जाए, अगर आपको ठीक लगे तो। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बहू, जा जा। और हाँ मम्मी जी, आपके पास कुछ भी सोने का होगा क्या? आपने जो मुझे शादी में गहने चढ़ाए थे ना, वो तो काफ़ी भारी हो जाएंगे, मुझे कुछ हल्का ही चाहिए। क्या है ना, अगर घर की बहुएं सोना पहनती हैं तो घर में ही बरकत आती है ना। अरे रुक, मैंने नेहा की शादी में बहुत सारे गहने चढ़ाए थे उसे आने दे, अभी उससे 1-2 गहने तुझे दिलवा देती हूँ। और तभी माथे पर तौलिया लपेटे नेहा बाथरूम से बाहर आती है। हे भगवान, आज सर धो लिया तुमने? ये आजकल के बच्चे भी ना मम्मी जी, सुबह से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, पर मैंने सर नहीं धोया क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। यहाँ मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ उपाय कर रही हूँ कि घर में बरकत बढ़े, और तूने सर धोकर सब पे पानी फिर दिया। बाथरूम में शैम्पू का फटा पैकेट देख लिया था मैंने भाभी, मतलब सर तो आपने भी धोया है। बहुत दिन बर्दाश्त कर लिया मैंने ये आपका दोगलापन, अब आप मेरा असली रूप देखेंगी। अब नेहा बिल्कुल होशियार हो जाती है और अपनी जेठानी की हरकतों पर नज़र रखना शुरू कर देती है। एक रोज़ जब नेहा हॉल में बैठी थी, दरवाजे पर उसकी जेठानी का पार्सल आता है। प्रियंका के नाम से है पार्सल, पर हमने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। इसमें क्या है भैया, आप बता सकते हैं? खोल कर तो नहीं देखा मैंने, पर हाँ इसमें कपड़े होने चाहिए। मतलब मेरी शॉपिंग बिगाड़ कर भाभी खुद कपड़े खरीद रही हैं। प्रियंका का पार्सल नेहा अपने कमरे में रख लेती है। पार्सल की डिलीवरी डेट पार होने के बाद भी पार्सल न पाकर प्रियंका अपसेट हो जाती है। यहाँ पार्सल तो डिलीवर दिखा रहा है, पर घर पर तो आया ही नहीं। एक टेंशन ख़त्म होता नहीं कि दूसरा टेंशन लग जाता है। ऑनलाइन पेमेंट भी कर चुकी हूँ। तभी नेहा वहाँ आकर अपनी जेठानी की फिरकी लेते हुए कहती है, कोई बात हुई है क्या भाभी जी? आप तो बड़ी टेंशन में लग रही हो। हट पागल, जिसकी तेरे जैसी देवरानी हो उसे किस बात की टेंशन। एक हफ्ते बाद जब प्रियंका और प्रेम घर से बाहर गए थे, नेहा कहती है, भाभी हम सबके लिए कितना कुछ करती हैं, हम सबका कितना ख्याल रखती हैं। कल उनकी एनिवर्सरी है तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए ना। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं एक सरप्राइज़ पार्टी रखूँ भैया और भाभी के लिए। सच्ची नेहा, आई लव यू यार। आजकल मैं कितनी गलतियाँ कर रही थी, एक तरफ ये भाभी के लिए सॉरी भी हो जाएगा ना। और अगले दिन नेहा अपनी जेठानी के लिए अपने घर पर एक सरप्राइज पार्टी रखती है। इसमें वो अगल बगल वालों के साथ अपनी जेठानी के मायके वालों को भी इनवाइट करती है। शाम के वक्त वही ड्रेस पहनकर वो कमरे से बाहर आती है जो उसकी जेठानी ने अपने लिए ऑर्डर की थी। ये तो वही ड्रेस है जो मैंने खुद के लिए ऑर्डर की थी। ये नेहा के पास कैसे आ गई? आप सभी तो जानती ही हैं मेरी भाभी कितनी अच्छी, कितनी सीधी सादी है। आज के मॉडर्न ज़माने में इतने नियम कायदों को मानने वाली बहू मिलना इस घर के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इसीलिए मैंने उनके लिए एक छोटा सा क्लिप तैयार किया है। ये कहकर नेहा टीवी स्क्रीन पर एक क्लिप चलाती है। क्या उल्लू बनाया मैंने सभी को कि प्याज नहीं खाना, और खुद प्याज के पकौड़े खा रही हूँ। मज़ा आ गया भाई। जल्दी से हेयर ड्रायर से बाल सुखा लेती हूँ, वरना किसी ने देख लिया कि मैंने बृहस्पतिवार को शैम्पू किया है तो मेरी अच्छी खासी बनी बनाई इमेज खराब हो जाएगी। और वीडियो यहीं ख़त्म नहीं होता। साड़ी पहनकर प्रियंका मॉल के वॉशरूम में जाती है और बाहर मिनी ड्रेस में आती है। बड़ी सावित्री बनती थी, और ये है इनकी असलियत। देख लो, समाज के सामने ज्ञान और पीछे स्विमिंग पूल में स्नान। ये कैसे कपड़े पहने हैं बहू तूने? बंद करो टीवी, बंद करो। और कुछ देखने की हिम्मत अब मुझ में नहीं है। कोई पार्टी नहीं हो रही यहाँ, आप लोग अपने घर जा सकते हैं। और ये था मेरी प्यारी भाभी का दोगलापन, जो आप सभी के सामने अच्छा बनने का ड्रामा कर रही थी। मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि भाभी अपने मन मुताबिक जी रही हैं, पर आप लोगों की नज़र में अच्छा बनने के लिए वो मेरी हर चीज़ को बुरा बता रही थी और पीठ पीछे खुद वही कर रही थी। ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, तेरी देवरानी तेरी बहन की तरह ही तो है। खैर, अब तुझसे गलती हो गई सो हो गई, भूल जा। पर मम्मी मैं वो बार बार छोड़, अगली बार मत करना ऐसा। ये आपके घर का मामला है समधन जी, मैं चलती हूँ। मुझे आपका प्यार चाहिए था मम्मी जी, मुझे नेहा से कोई जलन नहीं थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे बहू कोई बात नहीं,
इतनी बड़ी बात भी नहीं, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजा आजा बेटा। अपने आंसू बहाकर प्रियंका अपनी सास के गले लग जाती है और पीछे खड़ी अपनी देवरानी को आंख मार देती है। इतनी जल्दी हारूंगी नहीं देवरानी जी। आजा, तेरा दोगलापन फिर निकालूं। विकास एक बहुत मेहनती और शरीफ लड़का है। उसकी पत्नी प्रिया और माँ गीता हर समय लड़ती रहती है, लेकिन वो बेचारा ना तो माँ को समझा पाता है और ना ही पत्नी को। उन दोनों की लड़ाई में नुकसान हमेशा विकास का ही होता है। एक दिन विकास थका हारा ऑफिस से घर लौटा। प्रिया, चाय बना दो ना, मैं बहुत थक गया हूँ। अपनी माँ से कह दो, बना देंगी। वैसे भी तो दिन भर खाली बैठी रहती हैं। माँ, आप ही चाय बना दो ना। पत्नी के बोलते ही माँ के पास आ जाता है। तेरी पत्नी के हाथ में मेहंदी लगी है क्या? बोल उसे, वो क्यों नहीं बनाती? आप दोनों से बोलकर ही गलती कर दी मैंने। मैं ही बना लेता हूँ चाय। बस ये बता दो, आप दोनों को पीनी है या नहीं? बेचारा विकास थका हारा ऑफिस से आया और चाय बनाने किचन में घुस गया। चाय बनाते बनाते वो सोचने लगा, क्या किस्मत है मेरी, कोई चाय तक पूछने वाला नहीं। ऑफिस से थके हारे आओ और खुद चाय बनाओ। हे भगवान, ये दोनों कब सुधरेंगी? विकास चाय बनाकर ले आता है। तीनों चाय पीते हैं। चाय पीकर प्रिया ने कहा, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है आपने, मजा आ गया। आज बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी चाय पी है। हाँ, देख ले, ऐसे बनती है चाय। तेरी तरह नहीं, पानी उबाल कर दे दिया बस। अरे कुछ सीख ले मेरे बेटे से। माँ जी, आप ही सीख लो ना कुछ। आप भी तो ऐसी चाय बनाती हो जैसे काढ़ा बना दिया हो। अरे अरे, फिर से शुरू हो गई आप दोनों। मैंने चाय आप दोनों की लड़ाई खत्म करने के लिए बनाई थी, लेकिन आप दोनों किसी ना किसी तरह लड़ाई करने के बहाने ढूंढ ही लेती हो। वैसे कल मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, इसलिए आप दोनों से हाथ जोड़कर कहता हूं कि कल घर में मुझे किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं चाहिए। विकास ने अपनी पत्नी और माँ को समझा तो दिया, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं था कि उन दोनों में किसी बात को लेकर बहस ही ना हो। जैसे ही सुबह विकास की आंख खुली तो घर में जंग हो रही थी, और आज उस जंग का विषय था कपड़े कौन धोएगा। माँ, प्रिया, आप दोनों को कल समझाया था ना कि लड़ाई नहीं लड़नी है। मैं अपने घर में एक दिन चैन से रहना चाहता हूँ। ये बात क्यों नहीं समझ में आती आप दोनों को? अच्छा जी, मैं कहाँ लड़ रही हूँ? आपकी माँ ही हर समय सर पर सवार रहती है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं घर छोड़ दूंगी। अरे तो चली जाना, तुझे रोका किसने है? तेरे जाने से मुझे और मेरे बेटे को थोड़ा चैन तो मिलेगा। और नहीं जा सकती ना तो बता दे, मैं ही ये घर छोड़ देती हूँ। बस करो माँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं ये घर जरूर छोड़ दूंगा। अब ये बताओ, लड़ाई किस बात पर हो रही है? अरे मैं सुबह से किचन में काम कर रही हूँ और अभी दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है, लेकिन माँ जी मेरे पीछे पड़ी है, कपड़े धो ले कपड़े धो ले। अरे इतना ही बुरा लग रहा है तो आप खुद धो लो ना। हाँ हाँ, धो लेती, तेरी तरह काम चोर नहीं हूँ मैं, लेकिन सुबह से घर की साफ सफाई कर रही हूँ, अब कपड़े नहीं धो सकती। मेरी कमर में वैसे ही दर्द रहता है, कपड़े धोकर अपने लिए और मुसीबत खड़ी नहीं करनी है मुझे। जब माँ और पत्नी का झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया तो दुखी होकर विकास ने कहा, चुप रहो आप दोनों, चुप रहो। मैं हूं ना, आज मैं कपड़े धोऊंगा। माँ, आप घर की सफाई करो और प्रिया, जाओ तुम किचन में खाना बनाओ। बेचारा विकास कपड़े धोने चला गया। कपड़े धोते हुए सोचने लगा, क्या दिन आ गए, कपड़े धोने पड़ रहे हैं। अगर मेरे दोस्तों को या ऑफिस में किसी को पता चल गया कि मैं घर पर कपड़े धोता हूं, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सोचा था आज ऑफिस की छुट्टी है, आराम करूंगा, लेकिन इस घर में आराम कहाँ। विकास के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वो जब भी ऑफिस से घर आता या घर से ऑफिस जाता तो उसकी माँ और पत्नी लड़ना शुरू कर देती। उनकी लड़ाई को शांत करने के लिए उसे कभी बर्तन धोने पड़ते तो कभी खाना बनाना पड़ता। एक दिन विकास ऑफिस में बहुत परेशान बैठा था कि तभी उसका दोस्त शिव उसके पास आया और बोला,
क्या हुआ विकास? आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं तुझे, क्या करेगा जानकर। बता दे क्या बात है, क्या पता मैं तेरी कोई मदद ही कर दूं। शिव के बार बार कहने पर विकास ने उसे सारी बात बता दी। यार मेरी बीवी और माँ दोनों आपस में लड़ती रहती है। उनके बीच लड़ाई ना हो इसके लिए मैं उनके साथ घर का काम करवाता हूँ। समझ में नहीं आता दोनों को कैसे समझाऊं। अगर दोनों में से किसी से भी कुछ बोलता हूँ तो घर छोड़ने की धमकी देकर मुझे चुप करा देती है। समस्या तो बहुत गंभीर है, लेकिन इसका समाधान है मेरे पास। अब तेरे घर में जब भी लड़ाई हो तू मुझे बता देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। शिव ने विकास को सारी बातें समझा दी। शाम को विकास घर पर पहुंचा तो वहां पहले से ही लड़ाई का माहौल था। क्या हुआ माँ, आज किस बात पर लड़ाई हो रही है? तेरी कामचोर पत्नी ने आज सुबह से बर्तन नहीं धोए। मैं बोल रही हूँ बर्तन धोने के लिए तो मुझसे लड़ रही है। और बेटा अब तू बिना मुझसे लड़ने मत लग जाना, नहीं तो मैं घर छोड़ दूंगी। हाँ प्रिया, क्या है ये सब? तुम क्यों माँ से झगड़ रही हो? अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो दिन भर काम में लगी रहती हूँ। अपनी माँ से पूछो, जब तक मुझसे लड़ नहीं लेती ना इनके दिन की शुरुआत नहीं होती। और अब अगर आपने ज्यादा सवाल जवाब किया ना तो मैं घर छोड़ दूंगी। हाँ। जब दोनों की लड़ाई हद से बढ़ गई तो विकास ने शिव को फोन किया। शिव अपने साथ 2 औरतों को ले आया। आप दोनों हमेशा लड़ती क्यों रहती हो? और आप दोनों को कुछ समझाओ तो समझ में नहीं आता, और ऊपर से घर छोड़ने की धमकी अलग से देती हो। अब एक काम करो, आप दोनों अपना अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। मैं अपने लिए नई पत्नी और नई माँ ले आया हूं। नई माँ और नई पत्नी की बात सुनकर गीता और प्रिया हैरान हो गई। गीता तुरंत बोली, हाय हाय बेटा, नई पत्नी तो लोगों को अक्सर लाते देखा है, लेकिन ये नई माँ कहाँ से ले आया? बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ, ओरिजिनल। आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, आप दूसरी पत्नी ले आए। आप तो प्यार के बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, आज आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आप दोनों हर समय लड़ती रहती हैं और दोनों के साथ घर का काम मुझे करना पड़ता है। ऊपर से आप दोनों हर समय घर छोड़ने की धमकी देती रहती हो। और क्या करता मैं? आप दोनों ने मेरे सामने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। लेकिन ये दोनों बिल्कुल ऐसी नहीं है। ये दोनों बहुत अच्छी हैं, आपस में कभी नहीं लड़ती और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। अब या तो तुम अपनी पुरानी माँ और पत्नी से बोल दो कि ये घर छोड़कर चली जाए, या फिर तुम ये घर छोड़ दो। तुम अपनी नई पत्नी और नई माँ के साथ मेरे घर में रह सकते हो दोस्त। जब बहुत बोलने के बाद भी गीता और प्रिया घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई तो विकास घर छोड़कर जाने लगा। विकास मेरे बच्चे, बुढ़ापे में अपनी माँ को छोड़कर मत जा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। आज के बाद मैं कभी भी बहू से नहीं लड़ूंगी। मुझे माफ कर दे मेरे बेटे। मुझे भी माफ कर दो। अब मैं कभी भी माँ से या आपसे घर का काम नहीं करवाऊंगी और ना ही मैं लड़ूंगी। सारी बात ठीक है, लेकिन ये जो आप दोनों बात बात पर घर छोड़ने की धमकी देती हो, उसका क्या? प्रिया और गीता एक साथ बोल पड़ती हैं। नहीं नहीं, हम कभी घर छोड़ने की बात नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, हम कभी घर छोड़ने की बात नहीं कहेंगे। माँ और पत्नी के इतना रोने पर विकास ने उन्हें माफ कर दिया और शिव उन दोनों औरतों को वहां से लेकर चला गया।